नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने लिप के बारे में अध्ययन किया। इसमें पार्ट 1 जो था भाषा और व्याकरण के अंतर्गत अगला जो टॉपिक था लिप का था। तो उसमें हमने लिप की परिभाषा जो है देखी थी और इसमें हम देखेंगे कि लिप के भेद कितने होते हैं या लिप कितने प्रकार की होती है। तो कुछ भाषाएँ और उनकी कुछ लिपियाँ। भाषाओं के अंतर्गत श्रृंखला में आपकी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू और चीनी, यहाँ पर ये 6 प्रकार की भाषाएं हैं। 6 प्रकार की भाषाओं में जो है इनकी मुख्य जो लिपियाँ हैं वो भी 6 प्रकार की हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत के लिए हम जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 जो है वो है पंजाबी। पंजाबी के लिए गुरुमुखी, पंजाबी भाषा है, गुरुमुखी लिपि है। नंबर 3 बांग्ला, बांग्ला के लिए बंगाली। अगला जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए आपका रोमन है, रोमन लिपि है। उर्दू, उर्दू के लिए फारसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है आपका चीनी है और चीनी के लिए चित्रलिपि। चीनी के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वह है चित्रलिपि। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि उसी श्रृंखला में कि भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेकानेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं के लोग और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति के लोग और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वह 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमी, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से ये 22 प्रकार की भाषाएं हैं जो भारत की संवैधानिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत की गई हैं। अब यहाँ पर इन 22 भाषाओं के अंतर्गत जो मुख्य भाषा हमारी है वह है हिंदी। अगला जो इसमें हमारा टॉपिक बनेगा हिंदी का महत्व, या यूँ कहें हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 में भारतीय संविधान सभा के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया। जैसा कि हमें याद है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और 14 सितंबर सन 1949 में भारतीय संविधान सभा के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में सबसे बड़े भूभाग पर बोले जाने के कारण हिंदी का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। पूरे भूभाग में सबसे अधिक बोले जाने के कारण यह पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, या यूँ कहें कि इस हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। आज जो है विश्व के अनेकानेक विश्वविद्यालयों में यह हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है।
अब यहाँ पर जो है हिंदी भाषा की जो है मुख्य कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। यह हिंदी भाषा भारत के साथ साथ विश्व के अनेकानेकों देश में अपनी ख्याति जो है स्थापित कर चुकी है। अब हिंदी भाषा के मुख्य विशेषताएं, अगला इसमें टॉपिक है हिंदी भाषा की मुख्य विशेषताएं। हिंदी भाषा की मुख्य विशेषताएं, सभी भाषाओं की अपनी कुछ ना कुछ मुख्य विशेषता होती है। इसी के अंतर्गत जो है हिंदी भाषा की मुख्य विशेषताओं के तहत जो है इसकी पहली जो मुख्य विशेषता है वह है हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। नंबर 2, इसका व्याकरण जो है सरल एवं रोचक तथा प्रभावी है। सरल, रोचक एवं प्रभावी है। इसमें संस्कृत, देशज तथा आगत जैसे अरबी और आपका फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच ऐसे लाखों शब्दों का प्रयोग हुआ है या लाखों प्रकार के शब्द इसमें समाहित है। अब जो है इसके बाद अगला जो मुख्य इसका टॉपिक है वह है आपका साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य ये नंबर 3 है। साहित्य, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि साहित्य होता क्या है। तो देखेंगे कि साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है, या यूं कहें कि प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। सामान्यतः साहित्य जो है सुंदर अर्थ वाले वाक्य रचनाएं भी होती हैं जो मन को आनंदित या भावविभोर करती हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन रचनाओं में लोक रंजन व या लोक रंजन होता है वे साहित्य कहलाती हैं। कबीर, सूर, तुलसी, रसखान आदि की रचनाएं तथा प्रेमचंद की कहानियाँ, नाटक, एकांकी, पद आदि इसके कुछ मुख्य विशेष उदाहरण हैं। इसको हम एक परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि इसकी एक मुख्य परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई देगी। तो साहित्य एक ऐसी रचना है, साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य के जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। साहित्य एक ऐसी रचना है जो मनुष्य के जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है, उसे साहित्य कहते हैं। अब अगला जो इसमें आपका टॉपिक है वह है व्याकरण। अभी तक हम भाषा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मुख्य टॉपिक पढ़ रहे थे, या यूँ कहें मुख्य शीर्षक को अलग अलग रूप से पढ़ रहे थे। जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा किस धातु से निर्मित है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद बोली है, लिपि किसे कहते हैं, भारत की मुख्य भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं और उन भाषाओं की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, साहित्य किसे कहते हैं। यहाँ तक हम जो है भाषा से संबंधित मुख्य टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। अगला जो है यह है आपका व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको हम समझेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं।
या हिंदी भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। अगला जो आपकी टॉपिक है यह है व्याकरण। आप जानते भी हैं और पिछले कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भी भाषा का, जैसे यहाँ पर हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, इसी प्रकार किसी भी भाषा का या किसी भी भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा का पूर्ण तरह से पठन पाठन या अध्ययन करना संभव नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का जो है सम्यक ज्ञान या उसका पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के समुचित ज्ञान के अभाव में, अगर हमको व्याकरण का समुचित ज्ञान नहीं है या व्याकरण के समुचित ज्ञान के अभाव में हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण जो है वह भाषा के नियमों तथा अनुबंधों का एक विशाल संग्रह होता है। इसको हम परिभाषा के रूप में जानेंगे। तो आइए यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिस शास्त्र या ऐसा शास्त्र या जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अभाव में या व्याकरण ज्ञान के अभाव में भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना असंभव है। जिस व्यक्ति को व्याकरण का समुचित ज्ञान नहीं है वह, या फिर यूँ कहें कि जिस व्यक्ति को व्याकरण का समुचित ज्ञान है वही शुद्ध रूप से भाषा का प्रयोग कर सकता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं या व्याकरण के कितने अंग होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याकरण के मुख्य रूप से 4 अंग हैं। व्याकरण के विभाग, यानी कि व्याकरण के प्रकार कितने प्रकार का होता है। पहला जो है इसमें नंबर 1 पर आपका वर्ण विचार। व्याकरण किसे कहते हैं, अभी हमने इसको देखा। उसकी परिभाषा के रूप में व्याकरण के विभाग यानी कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर इसमें वर्ण विचार। वर्ण हम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पर हम इस समय बात कर रहे हैं कि व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत, व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत, व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, ध्यान देंगे, वर्णों की उत्पत्ति, आकार, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। जैसे इसको हम समझेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं या फिर वर्ण विचार होता क्या है। तो व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों की उत्पत्ति, आकार, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। यह आपका वर्ण विचार के तहत आता है। नंबर 2 आपका है शब्द विचार। शब्द विचार आप जानते हैं कि अनेकों प्रकार के वर्णों के संयुक्त होने से या मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। तो अगला इसमें जो आ गया व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार है। तो व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत
अभी तो हमने देखा कि वर्णों के अंतर्गत हमने क्या क्या पाया, अब देखेंगे शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रचना, विकास, आगमन आदि पर जो है विचार किया जाता है। शब्दों के अंतर्गत वह शब्द विचार है आएगा। इसके बाद नंबर 3 जो आपका है ये है पद विचार। ये आपका हो गया पद। पद किसे कहते हैं या पद विचार के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत जो है पदों के रूप परिवर्तन, पद रचना, पद भेद और पदों के कार्य आदि पर विचार किए जाते हैं। पद विचार के अंतर्गत जो है रूप परिवर्तन, पद रचना, पद भेद और पदों के कार्य इस पर विचार किए जाते हैं। और आपका इसमें आखिरी जो है वाक्य विचार आता है। नंबर 4 जो है वाक्य विचार। व्याकरण के अंतर्गत या व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संयोजक, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संयोजक, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं अगले